नमस्ते और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते। और ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। ये कहानी है कि हम आज जो हम हैं वो कैसे बने। हमारे समाज, हमारे शहर, इन सब की नींव उसी एक मोड़ में छिपी है। बिल्कुल। तो आज हम उसी नींव की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है नवपाषाण क्रांति, यानी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। हाँ, और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें इसी क्रांति की गहराई में ले जाएंगे। चलो पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, इस पहली स्लाइड पर जो 3D तस्वीर है वो कितनी प्रभावशाली है। एक सूखी फटी हुई जमीन है और उसमें से कुछ पौधे उग रहे हैं। हाँ, और उनके ऊपर एक चमकती हुई दरांती, एक सिकल हवा में है, जैसे कोई जादुई औजार हो। एग्जैक्टली। ये तस्वीर उस महान बदलाव का प्रतीक है जब इंसान ने सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेना शुरू किया, खेती और बसावट की ओर मुड़ी। इसे कृषि क्रांति भी कहते हैं और इसी ने शहरों, व्यापार और आज की सोशल स्ट्रक्चर्स के लिए रास्ता बनाया। सर, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, इसे क्रांति या रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्रांति तो मतलब कोई चीज जो अचानक होती है, राइट? पर खेती सीखना तो एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया रही होगी, है ना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और तुम बिल्कुल सही हो। क्रांति शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए होता है क्योंकि इसके जो परिणाम थे, जो रिजल्ट्स थे, वो बहुत बड़े और दूरगामी थे। भले ही इस बदलाव को होने में हजारों साल लगे हों, इसने इंसान के जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अच्छा, तो मतलब प्रक्रिया नहीं बल्कि परिणाम क्रांतिकारी थे। अरे हाँ, स्लाइड पर एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1865 में सर जॉन ल्यूबॉक ने किया था। 1865, ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं कि इस क्रांति से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। इस स्लाइड पर तस्वीर देखो। कुछ लोग हैं जो शिकारी लग रहे हैं और वो एक झुंड में जानवरों का पीछा कर रहे हैं। हाँ, खुला मैदान है, दूर पहाड़ हैं। ये तस्वीर उस जीवन को दिखाती है जो पूरी तरह से, क्या कहते हैं, प्रकृति की लय पर नाचता था। तो हेडलाइन है क्रांति से पहले की दुनिया। हाँ, इसमें बताया गया है कि कृषि की खोज से पहले मानव छोटे और मोबाइल ग्रुप्स में रहता था। वे शिकारी मतलब हंटर और संग्राहक मतलब गैदरर थे। उनके कोई स्थायी घर नहीं थे, वो बस भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। बिल्कुल। मतलब वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। तो क्या इस वजह से उनकी आबादी भी, पॉपुलेशन भी कम रहती होगी? एकदम सही सोचा। ये जो लगातार यात्रा थी और भोजन की अनिश्चितता, इसके कारण वो बड़े समूह नहीं बना सकते थे और इसी लाइफस्टाइल ने जनसंख्या को लिमिटेड रखा और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स का विकास नहीं हो पाया। समझ गए सर, इसमें भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ध्यान दो, पुरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज के दौरान मानव जीवन खानाबदोश था। नव पाषाण क्रांति ने ही स्थायी बस्तियों, सेडेंटरी सोसाइटीज को जन्म दिया। ये दोनों युगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। ओके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव ये हुआ क्यों? चलो अगली स्लाइड इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखो, बीच में एक बड़ा सा 3D प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ, और उससे 4 अलग-अलग रास्ते निकल रहे हैं। बिल्कुल। एक रास्ता एक नखलिस्तान, ओएसिस की ओर, दूसरा पहाड़ी खेतों की ओर, तीसरा लोगों की भीड़ की ओर और चौथा तरह तरह के भोजन की ओर। ये 4 रास्ते मतलब 4 अलग-अलग सिद्धांत हैं। एग्जैक्टली। तो बड़ा सवाल है, इंसानों ने खेती क्यों शुरू की? स्लाइड हमें 4 मुख्य थ्योरीज बताती है। पहला है ओएसिस थ्योरी, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन ने इंसानों और जानवरों को पानी के स्रोतों के पास इकट्ठा होने पर मजबूर किया और उसी से खेती शुरू हुई। हाँ। दूसरा है हिली फ्लैंक्स हाइपोथेसिस। ये कहता है कि खेती की शुरुआत पहाड़ों के उन ढलानों पे हुई जहां जंगली अनाज पहले से ही उगते थे। अच्छा। और बाकी 2 सिद्धांत क्या हैं? तीसरा है जनसांख्यिकी सिद्धांत, मतलब डेमोग्राफिक थ्योरी। इसके अनुसार बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ी। और चौथा विकासवादी सिद्धांत, जो कहता है कि ये इंसानों और पौधों के बीच एक को-एवोल्यूशन की प्रक्रिया थे। सर, इनमें से आज कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है? ये तो सभी प्लॉजिबल लग रहे हैं। तुम्हारा सवाल सीधा एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर ले जाता है। ओह राइट।
देखो, इसमें लिखा है कि आज ज्यादातर पुरातत्वविद ओएसिस थ्योरी का समर्थन नहीं करते, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट डेटा ये बताता है कि उस क्षेत्र में जलवायु गीली हो रही थी, सूखी नहीं। अच्छा, तो थ्योरी का आधार ही कमजोर हो गया। हाँ, तो किसी एक सिद्धांत के बजाय ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इन सभी कारणों का मिला-जुला असर रहा होगा। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। बहुत अच्छे। अब जब हमने क्यों समझ लिया है, तो चलो अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस क्रांति के क्या और कैसे थे। ठीक है। इस स्लाइड की तस्वीर देखो। इसमें जमीन का एक टुकड़ा दिखाया गया है एक तरफ गेहूं और मटर जैसे पौधे उग रहे हैं। और दूसरी तरफ गाय, बकरी और भेड़ जैसे जानवर हैं। हाँ, और दोनों के बीच से ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। मतलब खेती और पशुपालन। बिल्कुल, जैसा कि हेडलाइन कहती है, इस क्रांति के दो स्तंभ थे। खेती यानी प्लांट डोमेस्टिकेशन और पशुपालन एनिमल डोमेस्टिकेशन। इंसानों ने पौधों को ध्यान से देखकर सीखा कि बीज कैसे उगते हैं। शुरुआती फसलों में गेहूं, जौ, दालें और मटर शामिल थे। और साथ ही उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। हाँ, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों को। जानवरों से सिर्फ मांस ही नहीं, बल्कि दूध, ऊन, खाल और सबसे जरूरी खेती के लिए खाद भी मिलती थी। सर, इसमें लिखा है कि बैलों जैसी जानवरों का उपयोग कर्षण, ट्रैक्शन के लिए किया जाता था। इसका क्या मतलब है और उन्हें ये कैसे पता चला होगा? कर्षण का मतलब है खींचने की शक्ति, जैसे हल चलाना। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। शायद उन्होंने जानवरों को भारी सामान खींचते हुए देखा होगा और फिर धीरे धीरे उन्हें खेती के कामों में इस्तेमाल करना सीखा होगा। वाह, इससे तो खेती बहुत आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई होगी। एग्जैक्टली। सर, एग्जाम अलर्ट। शाबाश। ये तारीख बहुत जरूरी है। उपजाऊ वर्धमान फर्टाइल क्रेसेंट में कृषि की शुरुआत 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के बीच हुई। 10,000 to 8,000 BCE। गॉट इट। अब देखो, खेती और पशुपालन के साथ साथ नई तकनीक की भी जरूरत पड़ी। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ यहाँ देखो, एक बड़े से पत्थर में से नए औजार निकलते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, एक चमकदार पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ी है, फसल काटने के लिए दरांती के ब्लेड्स हैं और एक अनाज पीसने वाला पत्थर भी है। ये बताता है कि कैसे पत्थर के औजारों में ही एक क्रांति आ गई। तो इस युग की पहचान ही पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार हैं। बिल्कुल, ये पुरा पाषाण काल के खुरदुरे औजारों से कहीं बेहतर थे। पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी जंगल साफ करने के काम आती थी, दराती फसल काटने के लिए और पीसने वाले पत्थर अनाज को प्रोसेस करने के लिए। और एक और बड़ा आविष्कार था, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी। हाँ, इससे भोजन और पानी को स्टोर करना बहुत आसान हो गया। सर, एक छोटा सा सवाल, पत्थर को सिर्फ पॉलिश करने से इतना क्या फर्क पड़ जाता था? वो पुराने औजारों से बेहतर कैसे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पॉलिश करने से पत्थर का जो किनारा है, जो एज है, वो ज्यादा तेज और टिकाऊ हो जाता था। इससे पेड़ काटना या लकड़ी का काम करना ज्यादा आसान और एफिशिएंट हो गया। कम मेहनत में ज्यादा काम। समझ गई। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में कुछ और औजारों के नाम हैं। हाँ, इसे नोट कर लो। नवपाषाण काल के लोग कुल्हाड़ियों के अलावा सेल्ट्स, छीनी और एड्जेस का भी इस्तेमाल करते थे। सेल्ट्स, चिजल्स एंड एड्जेस। ठीक है। तो नए औजार और खेती, इसका अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, एक जगह बसना। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखें। इस स्लाइड में एक छोटा सा गांव दिखाया गया है जो नदी के किनारे बसा है। घर हैं, खेत हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जमीन के नीचे गांव की गहरी जड़ें दिखाई गई हैं। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे इंसानों ने घूमना छोड़कर अपनी जड़ें जमाना सीख लिया। जब इंसानों ने घूमना छोड़कर बसना सीखा। खेती के लिए एक ही स्थान पर रहना जरूरी था। इसी से स्थायी नॉन नोमैडिक समाजों का जन्म हुआ। लोग धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों, मड ब्रिक्स से घर बनाने लगे और अतिरिक्त अनाज को संग्रहित करने के लिए अन्न भंडार, ग्रैनरीज बनाए गए। सर, पर क्या इसका मतलब ये है कि उस समय सभी लोग गांव में बस गए थे या कुछ समूह अभी भी शिकारी संग्राहक ही थे? ये एक ग्रेजुएट प्रोसेस था। कई समूह गांव में बस गए, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में शिकारी संग्राहक जीवन शैली हजारों सालों तक चलती रही। दोनों तरह के समाज एक ही समय में मौजूद थे। ओह, एग्जाम अलर्ट। ये नाम थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, पर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात नपाषाण बस्तियों में से कुछ हैं जेरिको और कटालोह्युक। जेरिको और कटालोह्युक। ओके।
अब दुनिया से हटकर अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलो अगली स्लाइड में भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। देखो, इस स्लाइड पर भारतीय उपमहाद्वीप का एक 3D नक्शा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही है। ये जगह है मेहरगढ़। बिल्कुल, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ज्ञात नवपाषाण स्थल है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक लगातार बसा हुआ था। मतलब 4000 साल से भी ज्यादा। हाँ, ये बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनाता था। और हमें यहाँ दक्षिण एशिया में खेती, गेहूं और जौ और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। आपने कहा कि ये बोलन दर्रे के पास था। किसी दर्रे या पास के पास होने से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? देखो, दर्रे पहाड़ों के बीच के रास्ते होते हैं, मतलब एंशिएंट हाईवेज। बोलन दर्रे पर होने के कारण मेहरगढ़ व्यापार और लोगों की आवाजाही का एक केंद्र बन गया। इससे विचारों, टेक्नोलॉजी और सामानों का आदान प्रदान होता था, जिसने इसके विकास में बहुत मदद की। सर, इसका एग्जाम अलर्ट खोज के बारे में है? बिल्कुल, याद रखना, मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जीन फ्रैंकोइस जैरिज और कैथरीन जैरिज के नेतृत्व में एक टीम ने की थी। 1974, ठीक है। और मेहरगढ़ सिर्फ एक पुराना गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत विकसित समाज था। चलो अगली स्लाइड में इसकी एक झलक देखते हैं। ओह वाह, ये अद्भुत है ना? यहाँ एक मिट्टी की ईंटों से बने घर का कटा हुआ हिस्सा दिखाया गया है। अंदर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और मनके रखे हैं। और दाईं ओर एक जबड़े की हड्डी का क्लोजअप है, जिसमें एक दांत में छेद दिखाया गया है। ये क्या है? ये आद्य दंत चिकित्सा, प्रोटोडेंटिस्ट्री को दर्शाता है। क्या? दंत चिकित्सा 9000 साल पहले? ये तो अविश्वसनीय है। वे बिना आधुनिक उपकरणों के ये कैसे करते होंगे? ये सच में हैरान करने वाला है। पुरातत्वविदों का मानना है कि वे शायद चमक पत्थर, फ्लिंट से बने बहुत छोटे और नुकीले औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये उस समय के ज्ञान और कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह सर, एग्जाम अलर्ट में भी कुछ कमाल की बात लिखी है। हाँ, और ये सामान्य ज्ञान के लिए भी बेहतरीन है। मेहरगढ़ में पाया गया 6000 साल पुराना तांबे का एक ताबीज लॉस्ट वैक्स तकनीक का दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। ये दिखाता है कि वो मेटलर्जी में भी कितने आगे थे। बिल्कुल। तो इन सभी विकासों का समाज पर क्या असर हुआ? अगली स्लाइड हमें यही बताती है। ठीक है। इस स्लाइड के केंद्र में अनाज से भरा एक अन्न भंडार है, जो अतिरिक्त भोजन, फूड सरप्लस का प्रतीक है। और इसके चारों ओर 4 अलग-अलग लोग हैं, एक कुम्हार, एक व्यापारी, एक शासक और एक पत्थर का कारीगर। ये नए समाज के जन्म को दिखाता है। सफल खेती का मतलब था जरूरत से ज्यादा भोजन। और इससे जनसंख्या बढ़ी। हाँ, और अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। इससे श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर और विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन का जन्म हुआ। कुम्हार, कारीगर, व्यापारी, योद्धा जैसे नए वर्ग उभरे। और फिर निजी संपत्ति की अवधारणा आई, जिसने एक श्रेणीबद्ध समाज, हायरार्किकल सोसाइटी को जन्म दिया, जिसमें वर्ग, सरदार और सेनाएं थीं। शुरुआत इसी क्रांति की देन है। क्या ये मानवता के लिए एक अच्छी बात थी या बुरी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसने स्थिरता और विकास को जन्म दिया, लेकिन साथ ही असमानता को भी। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे, और इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। ये तो है। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में कुछ चौंकाने वाली बात लिखी है। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है ना? नवपाषाण क्रांति ने उपलब्ध खाद्य पदार्थों की विविधता को बहुत कम कर दिया। मतलब? लोग कुछ ही तरह के अनाज जैसे गेहूं या जौ पर निर्भर हो गए। इससे मानव पोषण में गिरावट आई, और कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि औसत कद भी कम हो गया। तो एक तरह से ज्यादा भोजन था पर कम पौष्टिक। बिल्कुल। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। चलो आखिरी स्लाइड देखते हैं और इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। ठीक है। ये स्लाइड विकास की कहानी कहती है। देखो, बाईं ओर एक साधारण कच्चा घर है, बीच में एक थोड़ा बेहतर नियोजित घर है, और दाईं ओर सिंधु घाटी का एक विकसित बहुमंजिला शहर का घर है। ये छोटे गांवों से महान शहरों तक का सफर दिखाता है। तो नवपाषाण क्रांति ने उस नींव को तैयार किया जिस पर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। एकदम सही। मेहरगढ़ जैसी बस्तियां ही विकसित होकर बड़े शहरी केंद्रों में बदली। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक मेहरगढ़ को छोड़ दिया गया। क्यों? अगर वो इतना विकसित था तो उसे छोड़ा क्यों गया? इसका एक मुख्य कारण
सिंधु नदी के मैदानों का अधिक उपजाऊ होना और व्यापार के बेहतर अवसर हो सकते हैं। लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े और अधिक संगठित शहरों की ओर रुख किया। समझ गई। और आखिरी एग्जाम अलर्ट सर। हाँ, ये पूरी चर्चा का सार है। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत, प्रीकर्सर माना जाता है। ये वो आधार था जिस पर वो महान सभ्यता बनी। तो देखा आपने कैसे एक क्रांति ने इंसानों को खानाबदोश शिकारी से एक जगह बसने वाले किसान और फिर महान सभ्यताओं के निर्माता में बदल दिया। ये मानव इतिहास का एक शानदार अध्याय है। सच में ये सोचना ही अद्भुत है कि आज की हमारी दुनिया की जड़ें हजारों साल पहले के उन पहले किसानों में हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे खेती ने समाज बनाया, लेकिन क्या आज की दुनिया में, जहां हम फिर से अपनी खाद्य आदतों और पर्यावरण पर सवाल उठा रहे हैं, क्या हम भविष्य में एक और क्रांति का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूर।